जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर लगातार गणित और विज्ञान कक्षा 9वीं 10वीं के वीडियो आ रहे हैं। आप उन्हें लगातार देखते रहें और जो वीडियो छूट गए उन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की विषय वस्तु की। तो हमारा कक्षा 9वीं का जो अध्याय है यूक्लिड ज्यामिति वो लगातार चल रहा था। आज हम उसमें प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला सवाल, निम्न कथन में कौन सत्य है तथा असत्य है बताइए और अपने उत्तरों का कारण भी दीजिए। तो अगर आपने यूक्लिड्स के अभिग्रहित और अभिधारणाओं को अच्छी से पढ़ लिया है तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, पहला, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए ये जो कथन है असत्य है। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती है। तो इसको समझने के लिए आपको यूक्लिड्स की जो अभिधारणा है 5.1 उसको पढ़ना होगा। और यूक्लिड्स की जो अभिधारणा है 5.1 वह कहती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये यूक्लिड्स की अभिधारणा है। इसलिए कथन गलत है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दूसरा कथन असत्य है। तीसरा कथन है दोस्तों कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको इसकी अभिधारणा 5.2 पढ़ना होगी, जिसमें यूक्लिड्स ने कहा है कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अतः ये वाला कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि ये यूक्लिड्स की अभिधारणा 5.2 को संतुष्ट करता है। यदि वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो यूक्लिड्स है उसका अभिग्रहित चार्ट देखना होगा। यूक्लिड्स का अभिग्रहित क्रमांक 4 और अभिधारणा में अभिग्रहित क्रमांक 4, अगर दो वस्तुएं संपाती है तो वे आपस में बराबर होंगी। संपाती का मतलब है एक दूसरे को बराबर ढकना। तो यदि वृत्त बराबर है तो दो वृत्त अगर बराबर है तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे। तो पूरा पूरा ढकेंगे तो बराबर होंगे, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो त्रिज्याएं भी एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगी। तो दोस्तों, ये अभिग्रहित से लिया गया है। इसके बाद यदि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो आपको इसके लिए यूक्लिड्स का पहला अभिग्रहित पढ़ना होगा। यूक्लिड्स का पहला अभिग्रहित है कि वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हैं। यदि वस्तुओं के बराबर कोई वस्तु है तो वे आपस में बराबर होंगे। अभिग्रहित पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, तो देखो यहाँ ए बी भी पी क्यू के बराबर है और एक्स बी भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी। तो वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हैं तो वे आपस में भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हम जो कारण देंगे वो यूक्लिड्स की अभिधारणा और अभिग्रहितों से देंगे। दोस्तों, इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए और फिर इनकी परिभाषा में आए पदों को भी देखें कि किसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, किसको अपरिभाषित ही रहने दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले है समांतर रेखाएं। तो दोस्तों, समांतर रेखाओं को अगर हम यहाँ पर परिभाषित करें तो यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो वे एक दूसरे से नहीं मिलती, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसमें दो या दो से अधिक रेखाएं हैं
जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो वे एक दूसरे से नहीं मिलती, तब हम उसे समांतर रेखाएं कहेंगे। अब यहाँ पे रेखाएं और अनिश्चित ये दो शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं। इसके बाद लंब रेखाएं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर समकोण बनाती हुई प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण बनाती हुई प्रतिच्छेद करती है तो वे लंब रेखाएं कहलाएंगी। मान लीजिए दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर समकोण बनाती हुई प्रतिच्छेद करती है या मिलती हैं, तो हम उसे लंब रेखाएं कहेंगे। अभी यूक्लिड्स में समकोण को भी परिभाषित नहीं किया गया और प्रतिच्छेद को भी परिभाषित नहीं किया गया। ये दोनों शब्द अपरिभाषित हैं और इनको अंतर्ज्ञानात्मक तरीके से ही समझाया है। रेखाखंड तो साधारणतः परिभाषित कर दिया जाता है कि रेखा के एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु। रेखा के एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु हो, उसे हम रेखाखंड कहेंगे। इसके बाद आती है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हम किसे कहेंगे दोस्तों? तो ऐसा रेखाखंड जिसका एक अंत बिंदु वृत्त के केंद्र पर हो, ऐसा रेखाखंड जिसका एक अंत बिंदु वृत्त के केंद्र पर हो और दूसरा अंत बिंदु वृत्त पर हो, तो हम उसे वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। अब अंत बिंदु ये परिभाषित नहीं है। इसके बाद है वर्ग। तो वर्ग की जो परिभाषा है, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज का ही एक भाग है, इसलिए उसको परिभाषित किया जाता है तो समांतर चतुर्भुज से कहता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा कम से कम एक कोण समकोण हो। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और कम से कम एक कोण समकोण हो, उसे हम वर्ग कहेंगे। तो फिर यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करना पड़ता है। तो समांतर चतुर्भुज अपने आप में परिभाषित है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो फिर समांतर भुजाओं को परिभाषित करना पड़ता है। इस तरह से परिभाषाओं की लंबी श्रृंखला सी बन जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर वर्ग को परिभाषित करना था, जिसको हमने परिभाषित किया। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल। तीसरा सवाल अभिधारणाओं को समझने के लिए, इसलिए वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप उस पर थोड़ा विचार कीजिए और अभिधारणाओं को समझने का प्रयास कीजिए। चौथा सवाल है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC, अर्थात ये और ये बराबर। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC हो, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो आकृति को हमने खींच दिया। अब दोस्तों देखो, जो AB है वो AC और BC से मिलकर के बना है। जो AB है वो AC और BC से मिलकर के बना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर AC किसके बराबर है? BC के। तो मैं AC की जगह पर BC लिख सकता हूँ, क्योंकि AC के बराबर BC है, तो मैं AC की जगह पर BC लिख सकता हूँ। तो मैंने AC की जगह पर BC लिखा। पहले मैंने AB को लिखा। AB दो भाग में AC और BC दो से मिलकर के बना, AC और BC से मिलकर के बना। और AC किसके इक्वल है? BC के बराबर है, तो मैंने AC की जगह BC लिखा। तो हो गया दोस्तों AB बराबर BC धन BC हो गया 2 बार BC। ठीक है, अब 2 को पक्षांतरित करके हम इधर ले आए, तो ये हो गया 2 इधर आ गया, तो 1/2 AB और यहाँ पर बच गया BC। अब यहाँ पर मैंने AC की जगह पर BC रखा था, लेकिन हमें तो AC में आंसर चाहिए, तो आप यहाँ पर भी इसको बदल सकते हैं। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ BC भी हो सकता है, यहाँ AC भी हो सकता है, सवाल बदला जा सकता है। लेकिन AC किसके इक्वल है? BC के, तो आप यहाँ पर
AC रख सकते हैं, ये हो गया AC। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने AC को ऐसे रहने दें, BC की जगह AC रख दें, तो ये 2 BC AC हो जाएगा। तो मान कहीं भी बदल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि AC को तो AC रहने दिया, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और BC की जगह पर हमने AC रख दिया, तो ये हो गया AC धन AC, 2 बार AC, 2 को इधर लाए तो हो गया 2 बार AC। इस प्रकार से भी किया जा सकता है सवाल। तो ये सवाल दोनों प्रकार से हल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उसने कहा है कि प्रश्न नंबर 4 में C AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। अभी हमने प्रश्न नंबर जो 4 हल किया था उसमें हमने C एक मध्य बिंदु बताया था। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमें सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों मैंने यह मान लिया कि एक रेखाखंड के एक से ज्यादा मध्य बिंदु होते हैं। हमने ये मान लिया कि एक रेखाखंड के एक से ज्यादा मध्य बिंदु होते हैं। तो पहला बिंदु अगर मान लो C है, पहला मध्य बिंदु C है, तब दोस्तों जो AC है वो होगा 1/2 AB, क्योंकि मध्य बिंदु होने के कारण अभी हमने ये संबंध निकाला था इसके पहले वाले सवाल में। दूसरा मध्य बिंदु भी हमने मान लिया दोस्तों कि दूसरा मध्य बिंदु मान लिया C डैश, तब AC डैश बराबर होगा 1/2 AB, क्योंकि मध्य बिंदु तो यही संबंध देता है, रेखाखंड को आधा कर देता है। तो अगर C डैश भी मध्य बिंदु है तो वो रेखाखंड को आधा कर रहा होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें दो संबंध प्राप्त हुए। अब समीकरण 1 और 2 को मैं तुलना करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका RHS बराबर है, पहला और दूसरा। और आप जानते हैं कि अभिग्रहित भी ये कि वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर तो वे आपस में भी बराबर होती हैं, अर्थात AC बराबर आया AC डैश। इसका मतलब है AC और AC डैश दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर है इसका मतलब यह है कि ये दो अलग अलग बिंदु नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु है। अगर ये दोनों अलग अलग बिंदु होते तो क्या ये दूरी इसके बराबर होती? देखो ये दूरी यहाँ AC यहाँ तक और AC डैश यहाँ तक है, तो AC बराबर AC डैश आया। और AC बराबर AC डैश तभी संभव है जब बिंदु C और बिंदु C डैश अलग अलग ना हो, ये दोनों बिंदु एक ही हो। तो देखिए हमारे पास बिंदु एक ही आया है, इसलिए सिद्ध होता है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल और केवल एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। तो बहुत सरलतम तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 6, यदि आकृति में AC बराबर BD, तो हमें दिया है AC बराबर BD, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। ठीक है दोस्तों, ये रहा AC। अब AC को अगर मैं हमारे चित्र में देखता हूं तो दो भाग से मिलकर के बना है। AC जो है दो भाग से मिलकर बना, AB धन BC। तो मैंने AC को लिख दिया दोस्तों AB धन BC, क्योंकि ये दो भाग से मिलकर के बना है। और जो BD है ये B से लेकर D तक, ये पुनः दो भागों से मिलकर के बना है, BC धन CD। तो BC धन CD ये फिर दो भाग से मिलकर के बन गए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों BC और BC दो बराबर आ रहे हैं, और यूक्लिड्स का एक अभिग्रहित है कि यदि बराबर में से बराबर को कम कर दिया जाए तो शेषफल बराबर होगा। तो बराबर में से बराबर को कम कर दिया जाए तो जो शेषफल बचेगा वो भी बराबर होगा। तो यह आ गया आपका AB बराबर CD। यहाँ पर हमने यूक्लिड्स के अभिग्रहित को भी उपयोग कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अगला सवाल है, 7वां सवाल, वो यूक्लिड्स के अभिग्रहित से संबंधित है, और उसको पूछा गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ या प्राकृतिक सत्य क्यों है। और जो 7वां वाला
जो अभिग्रहित है वो ये है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो बताइए कि यह एक प्राकृतिक सत्य है या सर्वमान्य सत्य है। तो आपको थोड़ा सा आप भी सोचिए, अंतर ज्ञानात्मक तरीके से सोचिए कि क्या अभी तक इसके विरोध में कोई कथन स्थापित हुआ है। तो जब तक उसके विरोध में कोई कथन स्थापित नहीं होता तब तक वह सर्वमान्य सत्य होगा। तो जिस दिन अगर कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने आ जाता है कि हाँ हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है कि जो पूर्ण है वो उसके भाग से छोटा है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये कथन असत्य। लेकिन अभी तो जो पूर्ण है वो उसके भाग से हमेशा बड़ा होता है, ये सर्वमान्य सत्य। थोड़ा और भी आप उस पर विचार कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमारी प्रश्नावली 5.1 खत्म होती है और पुनः एक नए अध्याय नए विषय वस्तु के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।